On the basis of electrical properties, solids are of three types. पहला टाइप होता है कंडक्टर, दूसरा टाइप होता है इंसुलेटर्स, और तीसरा जो टाइप होता है वो कहलाता है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड होते हैं विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सॉलिड्स जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है उन सॉलिड्स को कंडक्टर्स कहते हैं। ऐसे सॉलिड्स जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सभी कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इन सब में से करंट पास हो जाता है। अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी रेंज की बात करें, तो इनकी जो कंडक्टिविटीज़ होती हैं वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में लाई करती हैं। दूसरे तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, और इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, और इनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे वुड, लकड़ी, सल्फर, फॉस्फोरस, रबर एक्सेट्रा, ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं। एक तीसरे तरह के सॉलिड होते हैं जिनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। यानी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी कंडक्टिविटी मेटल कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ये मेटल कंडक्टर से लेस और इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इट इज़ कॉल्ड बैंड थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of metal overlap to form large number of molecular orbitals having very close एनर्जी। बैंड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी बहुत पास पास होती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी बैंड।
ठीक है। एनर्जी बैंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है। वैलेंस बैंड ऑलवेज फिल्ड होता है बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कंडक्शन बैंड ऑलवेज एम्प्टी होता है, ज़्यादातर टाइम एम्प्टी होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कंडक्शन some electrons from valence band jump to conduction band। ठीक है। कंडक्शन बैंड ज़्यादातर समय खाली रहता है, लेकिन जब सॉलिड में से करंट फ्लो होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ कंडक्शन, वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की पोजीशन देखते हैं कैसे होती है। वैलेंस बैंड नीचे होता है और कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। वैलेंस बैंड को मैंने डार्क किया हुआ है क्योंकि वैलेंस बैंड हमेशा भरा हुआ रहता है, जबकि कंडक्शन बैंड मैंने खाली छोड़ रखा है क्योंकि ये ज़्यादातर समय खाली रहता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप आपको देखने को मिल रहा है। दिस एनर्जी गैप डेल्टा Eg को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है। तो कंडक्टर्स के बीच में, कंडक्टर्स के अंदर ये एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है, ओवरलैप, या फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग ज़ीरो होता है। ऐसा होने से क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर बड़े आसानी से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इस तरीके से रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरीके से इंसुलेटर रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स के केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, और इतना स्मॉल होता है कि रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से कंडक्शन बैंड तक चले जाते हैं। इस तरीके से सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है। अब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म कहलाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योर फॉर्म होती है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, वो कहलाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गए प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। जब हम प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आप अगर इस बीच वाले सिलिकॉन को देखो तो इसके चारों तरफ 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, और होने भी चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अब जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं। एक कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ और एक कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ जनरली ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक एल्यूमिनियम, और इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ जनरली ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक फॉस्फोरस। अब देखिए, मेरे पास प्योर सिलिकॉन है। मैं आपके सामने प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसमें हर एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिला देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मैंने मिला दी, लाइक एल्यूमिनियम। तो मैं यहाँ से एक सिलिकॉन को हटाकर एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब एल्यूमिनियम तो ट्राईवेलेंट होता है, यानी केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3, चौथी पोजीशन पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वहाँ क्या डेवलप हो जाएगा? होल, और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर जिनके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अगेन मेरे पास कोई प्योर सिलिकॉन है और इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिला देता हूँ, जैसे कि फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, यानी अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस करा दिया सिलिकॉन की जगह पर। तो पेंटावेलेंट होता है, अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1 2 3 4। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिसीज में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो ये कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस होती है। और एन टाइप कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस तरीके से ये दो तरह के सेमीकंडक्टर हो गए। एप्लीकेशन क्या है सेमीकंडक्टर्स की, वो डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। पहली एप्लीकेशन है डायोड बनाने में, और डायोड से क्या बनाए जाते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर से हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, और उन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हम किस में कर देते हैं? टू एम्पलीफाई ऑडियो सिग्नल्स। जैसे कि लाउड स्पीकर का क्या काम है? ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देना, वहाँ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तीसरा, सोलर सेल्स बनाने में। सभी को पता है सोलर सेल के अंदर फोटो डायोड प्रेजेंट होता है, जो कि एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, और ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 4, इसका इस्तेमाल ग्रुप 13-15 और ग्रुप 12-16 कंपाउंड बनाने में भी होता है। ग्रुप 13-15 यानी ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन करके जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है ग्रुप 13-15। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम InSb। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं AlP की, तो ये ग्रुप 13 का है और P है ग्रुप 15 का। उसी तरीके से गैलियम ग्रुप 13, आर्सेनिक ग्रुप 15, इंडियम ग्रुप 13, Sb ग्रुप 15, जिसको एंटीमनी कहते हैं। अब ग्रुप 12-16 कंपाउंड जैसे कि ZnS, CdS, CdSe, HgTe, ये ग्रुप 12-16 कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि जिंक ग्रुप 12 का है, सल्फर 16 का है। तो ये कंपाउंड्स जो हैं वेरियस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के काम में आते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉलिड कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स किन्हें कहते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, वाटर और बेंजीन। इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दूसरे तरह के होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कैसे मटेरियल्स होते हैं? विच आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं।
फॉर एग्जांपल Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, O2, TiO एक्सेट्रा। इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तीसरे तरह के होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है। परमानेंट मैग्नेटिज्म, जैसे कि आयरन के टुकड़े को थोड़ी देर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो आयरन का टुकड़ा खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेटिज्म उसके अंदर डेवलप हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, खुद आयरन का आ जाता है, कोबाल्ट, निकेल, Gd, CrO2। ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कुछ देर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है। इनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स की डायरेक्शन सेम होती है। ये जो मैंने एरो बनाए हैं ये मैग्नेटिक मूवमेंट को शो कर रहे हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है। इस वजह से सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एड अप होके एक लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप करते हैं। ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट्स lie in same direction। और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो दे एड अप टू गिव अ लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट। इसलिए ये कहा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। एक होते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके डायपोल मूवमेंट्स एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट्स। एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट्स होने की वजह से पहला वाला मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे वाले को कैंसिल कर देगा, तीसरा वाला चौथे को, और पांचवा वाला छठवें को। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका क्या हो जाता है? ज़ीरो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है MnO। नेक्स्ट होते हैं एक फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट एंटी पैरेलल तो होते हैं पर अनइक्वल नंबर में, यानी एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट बट इन अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर यानी दो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर तो एक नीचे, फिर दो ऊपर एक नीचे, फिर दो ऊपर फिर एक नीचे। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे वाले को तीसरा वाला कैंसिल कर रहा है, पांचवें वाले को छठवां वाला कैंसिल कर रहा है, पर बाकी को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। और इनके एग्जाम्पल हो गए Fe3O4। ठीक है, एक होमवर्क है आपके लिए, पता करिए कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से
ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है।